साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद ऐसा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हैं। साथियों, जो बच्चे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि मेरिट वाली सब्जेक्ट है, जहां से 50 से अधिक प्रश्न होते हैं, सीबीटी 2 में इसका रोल बहुत अहम है। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छा करने के लिए मैंने आपको स्क्रीन पर ही लिख दिया कि 3 टिप्स कौन है। अगर हमारे पास सबसे पहले बात हो जाए, कंप्लीट कंसेप्चुअल थ्योरी आपके पास होना चाहिए, पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे 2019 का भी होना चाहिए और 2025, क्योंकि 2025 में ज्यादातर थ्योरेटिकल सवाल पूछे गए थे, जबकि 2019 में ज्यादातर नॉमेरिकल सवाल पूछे। 2026 में दोनों को मिला के सवाल आएंगे। तीसरा है कि एमसीक्यू आपको ऐसा पढ़ाना है जो एआई बेस्ड हो, जो आज के आगामी एग्जामिनेशन में जिस आधार पर क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। अगर ये चीजें करते हैं तो 100% मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप बेहतर स्कोर करने लायक हो जाएंगे। स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर साथी, ये एप्लीकेशन आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में, ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा स्कोर प्लस, जहां पर एक बैच है जिसका नाम है मिशन एएलपी। चाहे आप ये बैच आप ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे मिशन एएलपी इलेक्ट्रीशियन ज्वाइन करेंगे, फीटर वाले बच्चे मिशन एएलपी फीटर ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे मिशन एएलपी इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन करेंगे, और डीजल वाले बच्चे मिशन एएलपी डीजल, फीटर, टर्नर, बेल्डर, सारे बैच, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सारे अवेलेबल हैं। कोई बच्चे ज्यादा बीएससीडी का स्पेशल लें, वो भी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। तो साथी, अगर आप चाहते हैं 100% सिलेबस कवर्ड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर के लिए पढ़ाया जाएगा और 2026 में आपके सपनों को साकार कराने की भरपूर कोशिश हमारी रहेगी साथियों। तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साथी। अगर हम लोग चर्चा करें साथी, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने करा दिया था। आज जो सवाल हो रहा है ये 2 मई 2025 शिफ्ट 2 का ये पेपर है, जो कि रेलवे ने लोको पायलट के सीबीटी 2 में कंडक्ट कराया था। शिफ्ट 2 का पेपर है। हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपने देखा कि पीछे करा दिए हैं। 26 तक हो चुका है, 27 से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखे होंगे कि ये हुआ था सरफेस टेंशन की बीमा क्या है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि फोर्स बटा लेंथ, यानी फोर्स का हो जाएगा यूनिट न्यूटन और लेंथ का मीटर। ये तो यूनिट निकल गया, कभी हो सकता है यूनिट भी पूछे, तो ये क्या निकल गया? यूनिट यानी इकाई। अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना है, m0LT, यही आपका फॉर्मेट है। न्यूटन को तोड़िए, न्यूटन हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा लेंथ का मीटर, ये कट जाएगा, यानी मास पर हो जाएगा 1, एल हो जाएगा लड्डू T-2, ये हो जाएगा। देखिए कहां है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये सवाल आपने आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यूनिट डायमेंशन है तो आप आराम से बना सकते हैं। अगले सवाल पर आइए साथियों। जल का तापीय प्रदूषण, टेम्परेचर के कारण जो पॉल्यूशन है, जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? पहला, जल में ऑक्सीजन का स्तर को कम कर देता है, क्योंकि देखिए जल की बात करेंगे उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो स्वाभाविक है 2 चीजें हैं इसमें, एक मेरे भाई आपका हाइड्रोजन है, दूसरा मेरे भाई ऑक्सीजन है। 2 चीजें हैं ना, तो कह रहा है ऑक्सीजन का स्तर कम करता है, अवसाद जल्द जम जाते हैं, जल का रंग बदल देता है,
जल का पीएच बढ़ा दे। इसे पीएच के लिए तो हम जाएंगे ही नहीं। अब बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, तो जल की बात करेंगे तो जब उसको टेम्परेचर का पॉल्यूशन होता है, गुणवत्ता प्रभावित करता है, तो ऑक्सीजन का स्तर को कम कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और ऑक्सीजन का स्तर कम होगा, स्वाभाविक है, क्वालिटी जो है वो घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। 2025 में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछे गए थे। क्या है कथन? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय में नदी का जल स्तर गिर जाता है। कारण क्या है? पावर प्लांटों में उत्पादन कम किया जाता है। अंग्रेजी में लिखा लोकल रिवर लेवल रिकॉर्ड लो यानी नीचे हो जाता है। पावर प्लांट रिपोर्टेड डिक्रीज जनरेशन ड्यू टू, ठीक है, वाटर। अब देखिए क्या हो जाएगा भैया, इसके थोड़े से कट रहे हैं तो थोड़ा सा इसको स्क्रीन, अब तो स्पष्ट दिख रहा है। चलिए क्या हो जाएगा बताइए मेरे भाई। ग्रीष्म ऋतु में जल का स्तर गिरना, कथन है 1। कथन 2 है पावर प्लांट में उत्पादन। इसमें से कह रहा है कौन कारण ज्यादा प्रभावशाली है, या दोनों में से पहला बोला है। पहला दूसरा स्वतंत्र कारण है, पहला कारण है दूसरा प्रभाव है, दोनों स्वतंत्र प्रभाव है। दूसरा कारण है और पहला प्रभाव है। लीजिए किसके साथ जाएंगे। और ऐसे सवाल ही आपको ज्यादातर पूछे गए थे। देखिए मेरे भाई, इसका अगर बात हम करेंगे, देखिए ग्रीष्म ऋतु में नदी का जल स्तर गिरा, और दूसरा कथन है पावर प्लांट में कम हुआ। तो पहला तो रीजन है और दूसरा उसका इफेक्ट है, क्योंकि जो ही आपका जल स्तर घटेगा पावर प्लांट में उत्पादन ऑटोमेटिक घट जाएगा। जिसे जल स्तर आपका घट गया गर्मी के महीना में, स्वाभाविक है कि पानी आना कम हो जाएगा। जब पानी आना कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी घट जाएगा। सही है। दिस नेक्स्ट, वनस्पति तेलों में बायोडीजल बनाने के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग करते हैं? इन द मेकिंग बायोडीजल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल केमिकल प्रोसेस रिप्लेस्ड द एल्कोहल विद द आर ग्रुप। बताइए क्या होने वाला है। पहला है किण्वन होगा, देखिए बहुल कलन है, पॉलीमेराइजेशन। ये तो भैया प्लास्टिक निर्माण के लिए होगा, रेसे निर्माण के लिए होगा, पॉलीमेराइजेशन पॉलीमर के लिए होगा। ये तो होगा नहीं, बहुलक के लिए होगा। तो ये तो मेरे भाई आंसर होगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आसवन विधि में क्या होता है कि मान लिया जाए आपका समुद्री जल है, समुद्री जल को पीने लायक बनाने के लिए आसवन विधि की आवश्यकता। वो क्या करता है? लिक्विड को वेपर में बदलता है और फिर वेपर को ठंडा करके लिक्विड में लाता है, और यही क्रिया जो है आसवन प्रोसेस है। ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ किण्वन होगा कि पारास्टलिक एस्टेरीकरण होगा? बताओ, दो ऑप्शन बच रहा है अपने पास। दूसरा और चौथा ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम लोग किण्वन की ही बात करेंगे तो किण्वन के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है भाई? रासायनिक प्रोसेस है, रासायनिक विधि है, जिसमें क्या होता है दूध से दही का निर्माण होता है। दूध से किसका? दही का निर्माण होगा। उसके बाद यदि हम बात करेंगे गन्ने के रस से, गन्ने के रस से शराब तैयार होता है, जिसको आप फ्रूट जूस कहते हैं। हाँ जी सर।
जी बोले कि 1 बजे करीब बुलाया जाए ना। हाँ, टेम्पो स्टैंड। ठीक। देखिए मैंने कहा 4 प्रोसेस है, चारों के बारे में आपको जानना है। पहला किण्वन है, फर्मेंटेशन है। ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें दूध से दही बनता है, गन्ने के रस से शराब बनता है। दूसरा पॉलीमेराइजेशन है जिससे बहुलक रेसे प्लास्टिक तैयार होते हैं। आसवन विधि से समुद्री जल को पीने लायक बनाया जाता है। तो बच गया पारा, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है? बायोडीजल, वनस्पति तेल से बायोडीजल बनाने में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं वाणिज्यिक पवन टरबाइन। टरबाइन के लिए आवश्यक पवन गति की प्रास क्या है? देखो सबसे पहले अगर टरबाइन की बात करेगा तो टरबाइन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जल के माने निकालने की विधि है, जल निकालने की विधि में इंपॉर्टेंट है। तो टरबाइन का काम क्या है? टरबाइन करता क्या है? जो जनरेटर करता है वही टरबाइन करता है। तो ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को आपको, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है। ठीक है। कह रहा कि इसका रेंज क्या है? 12 से 25 है? नहीं भैया। 3 से 5 नहीं, 0 से 2 नहीं, 5 से 15 है। एक्चुअली इसका जो रेंज होता है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड अराउंड होता है, लेकिन 5 से 15 तक हम लोग मान लेते हैं। फिर उससे आपको पूछ देगा सब मेरे भाई डायनमो का क्या काम है? जो जनरेटर में डायनमो लगा रहता है, तो डायनमो का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अगले सवाल पर आइए। ये सवाल थोड़ा सा आपको कट रहा होगा, थोड़ा मैं उसके ऊपर कर देता हूं। सरकारी सूचना इंफॉर्मेशन कोशिका का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निःशुल्क भोजन देना। महाराज सूचना देने वाला भोजन काहे देगा? सूचना सेवाओं आसान तक पहुंचाना, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सूचना और सेवाओं को आसान रूप से पहुंचाना। प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। जैसे कि हर सरकार के पास, चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार को हो, उसके पास एक विभाग होता है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग, जो कि हर विभाग के चीजों को अपने तरफ से लोगों तक प्रसारित कर कर सूचना और सेवा प्रदान करता है। साथियों अगले पर आइए। किसी चालक का प्रतिरोधकता किस पर? देखो अगर एक बात बताते हैं, अगर पूछेगा रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी करता है, लंबाई पर भी करता है और नेचर पर भी करता है। लेकिन पूछ रहा है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, ये है अपना रेसिस्टेंस। तो पूछेगा रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो आप कहिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और नेचर ऑफ सब्सटेंस। लेकिन पूछेगा अगर रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है, जिसको आप क्या कहते हो मेरे भाई? प्रतिरोधकता। क्या पदार्थ पर निर्भर करता है, भी पर निर्भर करता है, लेंथ पर करता है? मेरे भाई ना लेंथ पर करता है, ना एरिया पर, ना विभवांतर पर, ये सिर्फ मैटर पर डिपेंड करता है, यानी नेचर होगा। नेचर ऑफ मटेरियल्स पर निर्भर करता है।
पहला के साथ जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं मेरे भाई। चलिए देखिए, बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अगले सवाल पर आइए। किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया गया, 2 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य। देखिए, कार्य बराबर कल भी पढ़ाए हैं आपको, वर्क बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका है 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 6 दूनी 12 न्यूटन मीटर या 12 जूल आप कहोगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। क्लियर है। नोमरिकल तो बहुत आसान होता है। इन फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑफ ए बॉडी व्हिच इज डिस्प्लेस्ड, यानी अप्लाई करने के बाद 2 मीटर खिसका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी वर्क डन का फोर्स बताओ। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। क्या बोल रहा है, सुनना है, समझना है साथियों, ठीक है। धारा नियंत्रक का उपयोग किस लिए? नाम ही है करंट। करंट के लिए हो रहा है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हमारा रेसिस्टोर तो ही बोल रहा है, तो प्रतिरोध को ही परिवर्तित के लिए, धारा वोल्टेज के लिए नहीं। देखिए, अगर पूछेगा धारा मापने के लिए, करंट मापने के लिए, तो ए मीटर याद रखेंगे। वोल्टता मापने के लिए तो वोल्ट मीटर, समझ रहे हैं। तो टू कन्वर्ट द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को कन्वर्ट करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी है कि कंट्रोल किससे होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है। 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान वाले पिंड का काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मास इज 10 केजी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, 1/2 mv², 1/2 हो जाएगा। मास हो गया आपका 10, वेलोसिटी हो गया 5 का स्क्वायर। इससे इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, पचे 25, 25 पचे 125 जूल हो जाएगा। 125 यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। और काइनेटिक एनर्जी का देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv² भी होता है। एक और फॉर्मूला होता है जब मोमेंटम का केस रहेगा, p²/2m, जहां पर p मोमेंटम है, m मास है। और पोटेंशियल एनर्जी का भी 2 फॉर्मूला होता है, p बराबर एक mgh और दूसरा है p बराबर 1/2 kx², जहां पर के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स चेंज इन लेंथ है। क्लियर है। अगले सवाल पर आइए। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? 7 हैं। पूछेगा कौन कौन, तो देखिए, आप कहोगे सर मास है, आप कहिएगा लेंथ है, आप कहिएगा गुरुजी टाइम है, आप कहिएगा आपका टेम्परेचर है, आप कहिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। लेंथ का क्या होगा यूनिट मीटर, मास का क्या होगा किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, आपका इसका कैंडेला। तो 7 हैं टोटल। कितने हैं? 7 हैं। इससे क्वेश्चन निश्चित आते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन निश्चित आपको परीक्षा में आते हैं। 8 मीटर ऊंचाई पर, और ये जो सवाल मैं करा रहा हूं 2 मई 2025 एलपी सीबीटी 2 शिफ्ट 2 का पेपर है। 2 मई का पूरा करा देंगे, उसके बाद 6 मई का कराएंगे, ठीक है। अभी लगे रहिए। 8 मीटर ऊंचाई पर 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का ऊर्जा ज्ञात करें जहां जी दिया। देखो, जब जी दिया है तो समझ लेना पोटेंशियल एनर्जी लगा देना है, mgh हो जाएगा। मास आपका 5 है, जी का मान 9.8 है और हाइट अपना 8 मीटर है। हाइट कितना है भाई देख लीजिए, देखो भाई
हाइट है 8, दशमलव और आई है 10, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 8 चौका 32, 3 9 चौका 36 और 3 36 3 39, 392 जूल होगा, 392 जूल होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है साथियों। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि क्या कहते हैं? Which term describe the gradual increase the average temperature of Earth atmosphere due to greenhouse effect? क्या बोलते हैं भैया? अम्लीय वर्षा नहीं भाई, एसिडिक रेन तो भैया है जब आपको एटमॉस्फेयर में एसिडिक और पूरा पॉल्यूशन होने के बाद जो बारिश होता है ये तो होगा नहीं। ग्लोबल वार्मिंग यही होगा, ग्लोबल वार्मिंग। निर्वनीकरण भी नहीं होगा, ओजोन अपक्षय भी नहीं होगा, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग हो। देखो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या हो रहा है, आज के समय में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर, इसको कैसे बचना है। और मीटिंग जो होता है ग्लोबल वार्मिंग को लोग लेकर, जो मीटिंग देश में आयोजित होता है या राज्य में या जिला में, वो एसी के कमरे में होता है। बताइए, तो ये कभी जो इफेक्ट है ये कम होने वाला है ग्रीन हाउस में? कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोच ही खराब है। अब शराब बंद है बिहार में, जो आदमी ये कह रहा है कि शराब बंद है, वही आदमी अगर शराब पीता हो तो ये कोई लॉजिक है? और ऐसा हो ही रहा है, जो कह रहा है कि शराब बंद है वही सबसे ज्यादा शराब पी रहा है, ऐसा भी है। तो क्या कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट आइए। रेलवे आरक्षण के लिए आमतौर पर किस आईसीटी सेवा का उपयोग करते हैं? हमारा उसका ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं, वेब पोर्टल बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान गेटवे नहीं, सोशल मीडिया नहीं, ईमेल सेवा नहीं। देखिए वेब पोर्टल, उसका अपना रेलवे का अपना वेबसाइट है IRCTC के नाम से, IR ठीक है, इसके नाम से है साथियों। तो इसके वेबसाइट से ही हम लोग करते हैं। पेयजल उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पहला है भस्मीकरण। Which of the following commonly use the treatment of drinking water? क्लोरीकरण, ऑयल फिल्ट्रेशन, अम्ल उदासीकरण। देखिए सबसे पहले भस्मीकरण की बात का मतलब होता है एकदम खत्म कर देना, कुछ नहीं बचा है, जल के राख हो जाना, इसका मतलब भस्म हो जाना। ये तो संभव नहीं है। क्लोरोनीकरण कह रहा है साथियों। इस पर चर्चा करने से पहले तेल पर करिए। तेल, ऑयल फिल्ट्रेशन मतलब ऑयल को फिल्टर करना है। एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिडिक, हाँ कुछ तो हो सकता है इसमें। यही ऑप्शन 2 और 4 में ही मामला फंसेगा। बताइए तो 2 और 4 में ही मामला फंसने वाला है मेरे भाई। बताइए पेयजल उपचार, देखिए इसमें भी नहीं होगा। ये अम्ल उदासीकरण करेंगे, एसिड न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो NaCl का निर्माण हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। क्लोरोनीकरण इसी का काम है, पेयजल उपचार के लिए इसका प्रयोग करेंगे, फिर पूरा उसको साफ कर देंगे। यांत्रिक राशि व्यक्त करने के लिए कौन सी मूल राशि? देखिए मूल राशि का जो संख्या है 7 है, उसमें कौन कौन है पढ़ा चुके हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। बिल्कुल है, लंबाई, समय, ऊर्जा, ऊर्जा नहीं है, द्रव्यचाल नहीं है, द्रव्यमान, समय है, बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 7 कौन कौन है, तो सबसे पहला है लंबाई, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, और सातवां है लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता है। 7 है, 7 में 3 आपको यहां पर बोला है कि कौन है। अगर सातों रहता तो सातों आंसर हो जाता है।
8 ओम प्रतिरोधक प्रति सेकंड 200 जूल उष्मा उत्पन्न करता है। विभवांतर बताइए, विभवांतर बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करें P बराबर, तो क्या हो जाएगा H बटा T, 200 जूल बटा 1 सेकंड, प्रति सेकंड बोला है, तो P आ गया 200 वाट, राइट। फिर कह रहा है विभवांतर, तो P बराबर क्या होता है VI, P बराबर VI। तो फिर कैसे निकालेंगे? V बराबर I R। एक और फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो V का मान है 200 गुणा 200 हो जाएगा, रेसिस्टेंस 8 हो जाएगा। देखिए करके कुछ कटेगा, ये हो गया 4, ये हो गया 100, 25 चौका 100, ज्यादा कुछ हो रहा है। आराम से देखिए भी निकालना है ना, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये भी निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर क्या हो जाएगा भाई? V स्क्वायर बराबर P इंटू R। P का मान है 200 और R का मान है 8, 8 दूनी 1600 हो जाएगा V स्क्वायर का मान। निकालना है V, तो V बराबर अंडर रूट 1600। तो V का 4 चौका 16 और 0 40 हो जाएगा मेरे भाई, 40, ऑप्शन नंबर 3। देखिए करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर प्रश्नदान। काम करते रहना है, काम छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। एक कार दिल्ली से आगरा, एक कार दिल्ली से आगरा जाता है, जाकर वापस आता है, तो 300 मीटर गया, 300 किलोमीटर, और फिर आया भी 300 किलोमीटर, जाके आना है। तो कह रहा है कि दूरी क्या होगा? अरे भाई दूरी तो टोटल हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा टोटल कितना, 300 प्लस 300 600 जाने और आने में, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, गया और आया 0 हो जाएगा। बताओ किसके साथ? दूरी 600, विस्थापन 0, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है सवाल में। अरे गया और आया, इनिशियल फाइनल बराबर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है पूरा प्रॉपर, ठीक है। किसी विशेष पदार्थ के तार जिसकी लंबाई L और क्षेत्रफल आपका A है, उसका प्रतिरोध 2 ओम है। उसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई को 2L और क्षेत्रफल को A/2 कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा? ए वायर ऑफ ए सर्टेन मटेरियल विथ ए लेंथ L एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यानी लेंथ L है, A है, तो रेसिस्टेंस 2 ओम है। तो कह रहा है कि अगर L को अगर आप 2L कर दीजिए और एरिया को A/2 कर दीजिए तो क्या होगा? देखिए R बराबर रो L बटा A है, ठीक है। इसका मान है 2 ओम। अब इसमें बदलाव करना है, क्या बदलाव करेंगे? तो हो जाएगा रो आपका 2L बटा A/2, ऊपर जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 ओम हो जाएगा। चौथा हो जाएगा। अरे भाई 4R आया, ये 4 गुना नहीं हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 रो L बटा A, तो हो जाएगा 4R, और R का मान दिया गया है, तो 4 दूनी 8। क्लियर है? देखो ये इस सेट में एक और क्वेश्चन था, एक स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितना होगा? देखिए अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप है होता है 36.89 डिग्री सी या 37 डिग्री सी कहते हो।
फ़ारेनहाइट में करिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन, और रोमर में 29.6 डिग्री रोमर। अब देखिए केल्विन में पूछ रहा है 310 के करीब कौन है। देखिए 310 के करीब में आपका 323 नहीं होगा, 323 नहीं होगा, आपका 315 ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाओगे। लगभग की बात है, स्वस्थ मानव शरीर का समान ताप क्या होगा। ठीक है, 308 से 315 तक। डैश का योगफल यांत्रिक ऊर्जा होता है भाई। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ठीक है, ऑप्शन देखिए, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। यहां पर गड़बड़ लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है चलेगा, मोमेंटम उसी को बोल दिया गया। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम होता है किस में? याद करिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m होता है। हाइट की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। क्लियर है? एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध कह रहा है। देखिए, एक बार पूछा प्रतिरोधकता कहेगा तो क्या होगा, एक बार पूछा प्रतिरोध होगा क्या तो क्या होगा। तो रेसिस्टेंस होगा तो भाई उस सब पर निर्भर करेगा, लेंथ पर भी, एरिया पर, और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ऑप्शन नंबर डी होगा, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ का नेचर। देखिए, रेसिस्टेंस बोला तब एल भी आया, ए भी आया, नेचर भी आया, लेकिन जब सिर्फ रो बोला था सिर्फ और सिर्फ नेचर आया था, नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखेंगे कब किस रूप में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कहना मुश्किल है। चलिए फिर से नोमरिकल आ गया, बहुत ही शानदार नोमरिकल है। एक रेलगाड़ी ए से बी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा उसी मार्ग से बी से 10 किलोमीटर यानी एक तरह से स्पीड गया और उधर से धीरे धीरे आया। तो कह रहा है कि दोनों तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है जब डिस्टेंस बराबर हो, फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई। जब कब ये लगाएंगे? जब डिस्टेंस बराबर हो, गया भी बराबर और आया भी बराबर। देखिए 2 गुणा x का मान है 40, y का मान है 10 यानी आने वाला, बटा 40 प्लस 10। ठीक है, इसको गुणा करिए तो 4 दूनी 8, 2 को 0 बटा 50, ये कट जाएगा, 16 पचे 80, 16 हो जाएगा, 16 पचे 80, 16 किलोमीटर पर आवर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? ये एवरेज स्पीड कब लगेगा? जब डिस्टेंस बराबर हो जाने का और आने का, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। उम्मीद है कि सबको समझ में अच्छे से आ रहा है। नोमरिकल तो आसान है। मामूली रूप से जलने पर, माइनर बर्न पर प्राथमिक चिकित्सा करने का पहला चरण क्या है? जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना है, जले हुए स्थान पर मोटे कपड़े से ढकें, जो भी फफो ले बने हैं उसे फोड़ दें, गलत बात। माने जो फोका बन गया उसको फोड़ दीजिएगा, गलत बात। जले हुए स्थान पर मक्खन लगाएं, ये भी गलत बात। जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना है, अप्लाई कूल यानी ठंडा पानी। अगर नहीं ठंडा पानी है, अगर आपके पास बर्फ है, आइस है, तो वही डाल दीजिए, सिकाई करिए उसको आइस से। ठीक है, चलिए अब तो स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है, क्वेश्चन ही बड़ा है, तो क्या करिएगा? विद्युत सुरक्षा पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी इस संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहां बोला है
which of the following statement are true regarding the electric safety practices? मल्टी आउटलेट बार को अन्य मल्टी आउटलेट बार में प्लग करना तब सुरक्षित है जब कुल लोड और आउट लोड की निर्धारित क्षमता अधिक ना हो। देखिए ये स्पेशल केस है। विद्युत उपकरण का उपयोग नम पृष्ठों के पास जब हाथ गीले हो तब नहीं करना चाहिए, यह सेफ्टी का रूल है। और विद्युत तारों की गलियों चटाइयों के नीचे ना रखकर सुरक्षित रखना चाहिए। यह आपको सही लग रहा है, यानी कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है ना। तो कथन मेरे भाई कथन 2 वाला सत्य है, क्योंकि सेफ्टी की बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला सेफ्टी की बात नहीं है, लोड बढ़ाने की बात कर रहा है। ऑनलाइन बातचीत, ऑनलाइन कन्वर्सेशन में गलत फहमी से निपटने का उचित तरीका क्या है? मान लिया आप बात कर रहे हैं और कोई आदमी गलत आपकी भावना से आहत हो गया है, आपकी बातों से आहत हो गया, उसकी भावना को ठेस पहुंचा, तो क्या करेंगे? बातचीत को नजरअंदाज करना गलत बात है, नजरअंदाज करिएगा तो फिर मामला बढ़ जाएगा। गलत फहमी को विनम्रता पूर्वक निजी तौर पर, हाँ, उससे अकेले में बात कर लीजिए, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। जैसे कि दोस्त है लड़की, कुछ मामला बिगड़ गया, तो गलतफहमी को दूर करने के लिए विनम्रता पूर्वक, सॉरी पूर्वक, निजी तौर पर अकेले में बात करिए, हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना गलत बात, उस व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक करना, हमारा ही बताइए ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक करना सही बात थोड़े है। ये सब भी क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे के ALP CBT 2 में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा निरोधक अनुरक्षण का उदाहरण है? मतलब which of the following is example of preventative maintenance? उपकरण का उपयोग तब तक करना जब तक वो खराब ना हो जाए, गलत बात। नियमित रूप से स्नेह और निरीक्षण करना, और ये सही बात है। वो देखिएगा बाइक को तब तक चलाएगा जब झंझना नहीं जाए, तो टूट नहीं जाए। ब्रेक को तब तक यूज करेगा जब तक वो टूट नहीं जाए, तो वो बेकार है भाई। मशीन की मरम्मत से पहले उसके खराब होने की प्रतीक्षा करिएगा। लागत बचाने के लिए छोटे मोटे दोषों की भी गलत बात है। नियमित रूप से उसका निरीक्षण, जांच, प्रॉपर मेंटेनेंस करना अति आवश्यक है। मेरे भाई आप सबका स्वागत है। 52 सवाल थे ALP के CBT 2 में। ALP के CBT 2 में 2 मई को 52 क्वेश्चन थे, हमने आपको टोटल क्वेश्चन करा दिया है। ये आपका 2 मई 2025 का शिफ्ट 2 का पेपर है, जो कि ARRB ALP CBT 2 में हुआ था। अब आगे जो हम आपसे डिस्कस करेंगे 6 मई के 2025 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार बने रहिए और हमारे साथ आप स्कोर प्लस पर ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, जहां पर आपको मिलने वाला है मिशन ALP इलेक्ट्रीशियन, मिशन ALP इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मिशन ALP फिटर, मिशन ALP डीजल, मिशन ALP BSCD, सारे बैच मिलने वाले हैं। 100% कवर करके आपको कंसेप्चुअल तरीके से देंगे और आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है मेरे भाई। और आप लोगों के लिए शानदार जबरदस्त थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। कोई चीज रहता है नोमरिकल की बात, नोमरिकल से डरते हैं लोग, 19 के नोमरिकल भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।